तो ये तो फिर घर में लड़ाई वाली जैसी चीजें होगी कि यार घर एक हस्बैंड है, एक तरफ वाइफ है, लोग किसको सपोर्ट करेंगे? अब ये तो आप एक बार फील्ड में जाइए, लोगों से पूछिए, वही आपको बेहतर बता पाएंगे कि भाई को किन को सपोर्ट करना चाहते हैं। एक दुष्यंत जी का एक बहुत बड़ी सोच थी, जहाँ देवालय वहाँ पुस्तकालय। और अभी मैं कुछ दिन पहले 3-4 दिन पहले खन्नाल जाके आई थी, वहाँ मैंने ये उनका प्रोजेक्ट देखा। बिकॉज आई एम सो फोकस्ड इन माई वर्क कि मुझे वो समय का पता ही नहीं चलता। अर्जुन की आंख, वो मछली वाली आंख दिखाई दे रही है मुझे आपको। मैं विचलित होती हूँ कि मैं ये नहीं कर पाई कोई चीज। ये फाइट नहीं है। रामगढ़ के अंदर वीरेंद्र जी आपके सामने होते हैं तो क्या क्या कैसा रहेगा वो माहौल? क्या इमोशनली भी आप टच है? सब सारी चीजें हो जाएंगी। और दूसरी चीज, लोग ये भी पूछते हैं कि रीता जी ने ऐसा क्यों किया, साथ में चुनाव लड़ लेते दोनों मिलकर, क्या आपस में बनती नहीं है क्या? तो क्या वीरेंद्र जी जब सामने होंगे तो आप उन्हें किस चुनौती के रूप में देखते हैं? और चुनाव जो लड़ेंगे उस टाइम में क्या फील्स होगा आपका? देखिए, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में है पहली बात तो, और इस देश में सबको अधिकार है वो चुनाव लड़ें, और ऐसा ही कुछ निर्णय मैंने चुनाव लड़ने का लिया है जी। और समय सही है। और नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र फोगोर, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आज हमारे साथ रीता जी हैं जो कि यहाँ के पूरे जिला प्रमुख रह चुके हैं। इससे पहले तो रीता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो छोटा सा जीवन परिचय आपका हो जाए। नहीं बिल्कुल, क्योंकि मैं एक राजनीतिक परिवार से हूँ जी, तो निश्चित है कि घर में राजनीति है। और क्योंकि विमेंस रिजर्वेशन था तो मैंने मेरा पहला चुनाव जो था वो दातारामगढ़ से एज अ पंचायत समिति मेंबर लड़ा था। उसके बाद प्रधान की दावेदारी की थी जिसमें हम लोग रह गए थे। उसके बाद पुनः 2004 में पंचायत समिति का दोबारा लड़ा, प्रधान की दावेदारी हुई, सेम रिजल्ट था। और उसके बाद 2010 में ज़िला परिषद का लड़ा और ज़िला प्रमुख बनी। ये मेरा राजनीतिक जी मैम। तो जिस जिला प्रमुख को हमने देखा था उससे पहले भी आप राजनीति में काफ़ी आजमाइश आप कर चुके थे, अपने जेजेपी का दामन थामा है, आप उससे पहले कांग्रेस से आप रिलेटेड हुई। तो क्या जेजेपी में आपने क्या देखा, क्योंकि हम जानते हैं किसानों की पार्टी है और इस टाइम में कहते हैं लोग किसानों की तो कोई सुनता नहीं है, तो आपने जेजेपी का दामन थाम कर कहीं ना कहीं रिस्क में नहीं ना लगा खुद को? देखिए, आपका जो सवाल है वो 3 हिस्सों में बट चुका है, तो मैं उसी हिसाब से आपको जवाब दूंगी। जब मैं ज़िला प्रमुख थी तब आपने देखा होगा कि मैंने हर वर्ग को मैंने संभाला है, हर वर्ग तक मैं पहुंची हूं। और विशेषकर जो बच्चियां हैं, महिलाएं हैं, उन तक तो मैं पहुंचने की मैंने कोशिश की। और जैसे कि जो अपना जो कार्यक्रम था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो मैंने ही यहाँ 2013 में ज़िला परिषद में उसका इनिशिएट किया था। तो ये उपलब्धियाँ मेरी रही है महिलाओं को लेके और समाज को लेके। दूसरा जो आपका जो सवाल है, जैसे विकास कार्य जो हुए वो तो जो इन द प्रोसेस जो थे गवर्नमेंट के, तो वो तो हुए। उसके अलावा ज़िला परिषद में बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम, बहुत सारे ऐसे कार्य, बहुत सारे ऐसे विकास कार्य मैंने किए और इनिशिएट किए, जिसका आज पूरे देश में और पूरे राजस्थान में उसको गिनाया जाता है। जैसे कि हमने महिलाओं के लिए ये यहाँ सलाह केंद्र भी जिला परिषद से इनिशिएट किया। बहुत सारे ऐसे, मैं मतलब गिनाने लग जाऊँ तो आपका समय लग जाएगा, तो ऐसे कार्य हमने किए। और तीसरी बात जो आपने कही नई पार्टी ज्वाइन करने की, देखिए क्या होता है ना, एक ब्रेक सा लग गया, मुझे आगे आने का मौका नहीं मिला, तो बहुत समय निकलता जा रहा था। और आपको पता है समय किसी के लिए रुकता नहीं जी, है। और जब जेजेपी के बारे में मुझे पता चला और जैसे जेजेपी के साथ मेरी वार्तालाप हुई, तो एक चीज़ से मैं बहुत प्रभावित हुई। वो आपका सवाल, उसके लिए मैं बता दूं, एक चीज़ से मैं बहुत प्रभावित हुई। एक तो एक नया संगठन है जो नया तो राजस्थान के लिए नया है वैसे तो नहीं, हाँ, वैसे भी जेजेपी 2018 में ही दुष्यंत जी ने इसको संगठित किया था, तो एक इट्स अ न्यू पार्टी। लेकिन जो लीडर्स थे जैसे दुष्यंत जी हैं जी, उनका जो विजन है, उनकी जो सोच है, और एक बहुत ही प्रोग्रेसिव एक युवा लीडर है। तो और जैसे दिग्विजय जी हैं, आदरणीय चौटाला साहब है, तो इन सब का जो मुझे मालूम हुआ, सोच दिखी। और क्योंकि एक नया संगठन में
काम करने में और उसके जो चैलेंजेस है उसको टेकअप करने में, एक नई राह देने में, एक नई दिशा देने में, ये बहुत एक चैलेंजिंग वर्क हो जाता है। और मुझे चैलेंजेस बहुत पसंद है और मैं उसी रूप में पहले भी काम मैंने किया है और आगे भी मैं उसी रूप में काम करना चाहती हूँ। तो मैंने पार्टी को ज्वाइन करी और मैं कंधा से कंधा मिलाकर इस पार्टी को आगे ले जाऊंगी। जैसे कि आपने बताया कि ये जो चैलेंज है, मुझे खुद को स्ट्रेंज करने, खुद की जो स्ट्रांगनेस है उसको स्ट्रेंथ करने का मौका है। जेजेपी की अगर मैं बात करूँ तो किसानों से जुड़े ज़्यादा मुद्दे उठाती है। और अगर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूँ मैं दातारामगढ़ की, दातारामगढ़ के अंदर अभी भी 60 से अबव जनसंख्या ऐसी है जो कृषि पे डिपेंड है, लेकिन वहाँ पे पानी की समस्या है। और हम मान लें कि रीता जी ने जेजेपी को ज्वाइन किया है, तो इसका मतलब उनका वो टारगेट, वो 60% से अबव वो जनसंख्या रहेगी जो अभी सबसे ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है। एक तरीके से किसान से जुड़े लोग हैं कि ज़्यादातर हमारे वही लोग हैं जी। क्योंकि हमारा देश, हम सबको पता है, कृषि प्रधान देश है। 80% ऑफ द लैंड हमारे देश में एग्रीकल्चर में यूज़ होता है। और एग्रीकल्चर एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें जितना इनोवेशन हो, जितना विकास हो हमारे फार्मर्स का, हमारे लैंड का, हमारे एग्रीकल्चर का, उतना ही देश की प्रगति में काम आता है। तो एग्रीकल्चर जो है एक बहुत बड़ा हिस्सा और मुद्दा मेरा रहा है। और आपको मालूम होगा ज़िला परिषद से भी, जब मैं ज़िला प्रमुख थी, हमने एक एग्रीकल्चर कॉलेज के जो प्रपोजल था उसको लागू किया और एक एग्रीकल्चर जो कॉलेज जो फतेहपुर में खुला है, वो हम सब ने मिलकर उसको एक रूप दिया। तो मेरी इच्छा ये है कि आज के जो यंग जनरेशन है, जो आज ज़्यादातर MBAs हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, बहुत सारे बच्चों को आज भी मोटिवेट करने की बहुत आवश्यकता है कि वो इस दिशा में भी देखें। एक माइंडसेट सा बन गया है कि हमें डॉक्टर्स बनाने, हमें इंजीनियर नहीं, इट्स ओके फाइन, हम सबको चाहिए, डॉक्टर्स भी चाहिए, इंजीनियर्स भी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन भी चाहिए, सब चीज़ ठीक है, लेकिन हमें अभी मोटिवेट और बच्चों को एग्रीकल्चर के प्रति करना है। बिकॉज आज जो बच्चे पढ़ लिख कर देश छोड़ के दूसरे देशों में जाके अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो वाई नॉट कि आप एक ऐसे इनोवेशन करो, ऐसी चीज़ें करो, अपने देश में करो और एग्रीकल्चर जो है उसको मोटिवेट करो। बहुत सारे लोग एंड क्योंकि महिलाओं के लिए भी मैं ये बोलती थी, एक सब्जेक्ट है यूनिवर्सिटी की कोर्सेज में भी एग्रीकल्चर का, तो लेकिन बहुत सारे बच्चे जो है वो इस सब्जेक्ट को नहीं लेते, इसलिए एग्रीकल्चर जो एज अ सब्जेक्ट भी हमें मोटिवेट करना चाहिए बच्चों को, क्योंकि नए नए चीज़ें, नए नए इनोवेशंस आएंगे तभी हम विकास कर पाएंगे। लेकिन ये इनोवेशन की जो भाषा है, जो आप जिस डेप्थ में आप बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि राजनेताओं को ये जो भाषा होती है उसमें लोग बहुत मतलब कैचअप नहीं कर पाते वो चीज़ें। आप अगर उन्हें इनोवेशन के बारे में बताएंगे, आपके जैसे मैं आपको सुन रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि आप एक लॉन्ग विजनरी टाइप में चल रहे हैं, है ना। आपको एक मतलब सिर्फ राजनीति ही नहीं कि मुझे 5 साल का चुनाव लड़के ये करना, आपको मतलब इनोवेटिव करना है, लोगों को कैसे रोजगार की तरफ और उस रोजगार की तरफ जिसकी मूल हमारे देश से जुड़ी हुई है। मैम, अगर मैं रामगढ़ को देखता हूँ तो वहाँ पे ज़्यादातर लोग इस कृषि पे डिपेंड है, पशु को चराने का ही काम करते हैं ज़्यादातर लोग। तो मैम, आपका कौन सा इनिशिएटिव ऐसा रहेगा अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए कि सबसे पहले मुझे ये काम तो करने ही करने हूँ? दातारामगढ़ में अभी आधा से ज़्यादा जो पोर्शन है, लैंड है, वो डार्क जोन में चला गया है और वो पानी की बहुत बड़ी समस्या है। और जो पानी अभी मौजूद है अंडरग्राउंड, वो भी खारा पानी है। तो ये समस्या बहुत अभी है, इसको हमें सुधार करने की आवश्यकता है। सबसे बेसिक जो नीड आज दातारामगढ़ में है वो है शुद्ध पानी की, शुद्ध पेयजल की। वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है और उस पर हमें काम करने की आवश्यकता है। दूसरा जो मुद्दा है दातारामगढ़ को में, वो एजुकेशन को लेके हैं। आज हमारे पास वहाँ पे जो एजुकेशन को लेके संस्थाएं हैं, कॉलेजेस हैं, वो उसकी बहुत कमी है। सिर्फ एक महिला कॉलेज अभी सरकार ने दी है, तो अभी बहुत सारे ऐसे संस्थाएं भी खोलने वहाँ आवश्यकता है। तीसरी जो बात मुझे वहाँ लगती है वो है एक बिजली की समस्या, और ये तो पूरे प्रदेश में ही है। तो बिजली, ये चीज़ मुझे बहुत विचलित करती है, क्योंकि मेरे पास जब स्टूडेंट्स के जब फ़ोन आते हैं कि मैडम बिजली नहीं आ रही है, सुबह से बिजली कटी हुई है, बिजली नहीं आ रही है, हमारे बच्चे पढ़ नहीं सकते, तो ये चीज़ें मुझे बहुत विचलित करती है। क्योंकि आज़ादी के इतने साल बाद भी अगर हमारे बच्चे अभी भी बिजली के नीचे पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी, मैं समझती हूँ, कमी है। तो
तो ये बिजली की समस्या कैसे हल हो, ये एक अकेले मेरे से नहीं होगा, अकेले सरकारों से नहीं होगा, हम सबको एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हम लेंगे तब ये बिजली की समस्या भी हम। और यहाँ मैं कहती हूँ कि जो बच्चे आज पढ़ लिख कर आगे बढ़ रहे हैं, इन बच्चों को जो इंजीनियर्स बन रहे हैं या जो इनोवेशंस करते थे, ऐसा क्यों नहीं ये उपाय निकाल पाते हमारे बच्चे कि हम जो गांव की जो समस्या है बिजली को, पानी को लेकर, उसको हम समाधान करें। कॉम्पिटिटर किसे मानते हैं राजनीतिक रूप से? कॉम्पिटिटर देखिए, जब आप स्वयं कॉन्फिडेंट हो अपने आप में इन लाइफ, क्योंकि जैसे मैंने अभी पिछले दिनों कहा मेरे इंटरव्यू में, बेसिकली आप फोकस्ड हो आपके काम पे, आपको सिर्फ काम दिख रहा है कि आपको क्या क्या करना है, और मतलब देश के निर्माण में, गांव के निर्माण में, किसी भी तरीके का जो आपका योगदान है उसमें आप कितना फोकस्ड हो। सबसे पहला कॉन्फिडेंस आपका इससे आता है कि आप फोकस्ड हो, यू नो व्हाट यू आर डूइंग, कि आपको क्या करना है। तो वहीं इन सब चीज़ों के लिए समय ही नहीं होता है कि ये देखूं कि कौन मेरा कॉम्पिटिटर है, कौन आगे आ रहा है, कौन पीछे जा रहा है, बिकॉज आई एम सो फोकस्ड इन माय वर्क कि मुझे वो समय का पता ही नहीं चल रहा। अर्जुन की आंख, वो मछली वाली आंख दिखाई दे रही है मुझे, मैं विचलित होती हूँ कि मैं ये नहीं कर पाई कोई चीज़। जैसे किसी ने मुझे कोई बात बताई, किसी महिला ने भी बताई सपोज, और मैं उस चीज़ को मतलब उस समय समाधान नहीं कर पाई, तो मैं विचलित हो जाती हूँ। मेरे को यूँ लगता है कि कैसे भी इसका समाधान हो तब मुझे पीस मिलती है। तो उस तरीके का नेचर है मेरा। तो कंपटीशन के लिए तो मेरे लाइफ में जगह ही नहीं है। सब अपने आप में बेस्ट है, और जो बेस्ट है इज़ द बेस्ट। फिर भी मैं ये बात ज़रूर करना चाहूँगा, वीरेंद्र जी का जो काम रहा है दाता रामगढ़ के अंदर, बहुत सारे जब हम पब्लिक रिव्यू करते हैं, लोग कहते हैं बहुत अच्छा काम किया है, और उनका प्यार भी है। तो क्या मतपेटी पे 2023 के चुनाव में आपको इसका फ़ायदा या नुकसान कुछ मिलेगा? सॉरी, वापस आप मुझे। वीरेंद्र जी का प्रति लोगों की जो प्यार है, क्या उसका फायदा आपको मतपेटी पे मिलेगा, या आप अपने विजन को लेके ही चलेंगे? नहीं, मैं हमेशा मेरे विजन को लेके चलती हूँ, क्योंकि मैं जैसे कि मैं समझती हूँ मेरी जिम्मेदारी है एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। राजनीति तो बाद में है, एज बिकॉज अगर मैं एडुकेटेड हूँ, मैंने अच्छी शिक्षा प्राप्त की है, मैं ऐसी जगह से आती हूँ जहाँ पर मतलब जहाँ इस चीज़ को बहुत पुरजोर तरीके से आपके जीवन में, आपके स्कूली शिक्षा में बताया जाता है कि आपको इस तरीके से लाइफ में आगे बढ़ना है, ऐसे समाज सेवा करना है, ह्यूमैनिटी के लिए, हर चीज़ के लिए यू हैव बीन ब्रॉट अप लाइक दैट, टॉट लाइक दैट। तो जब वहाँ से यहाँ आकर टोटली डिफरेंट कल्चर में आकर, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इट्स सो डिफ़िकल्ट, बहुत हार्ड है, इट्स नॉट ईजी, तो वहाँ पर अगर मैं मेरी क्षमता से, मेरी कॉन्फिडेंस से, मेरी मेहनत से कुछ कर सकती हूँ तो मैं करना चाहूँगी। तो यही मेरा इरादा रहता है। तो मैं और राजनीति जैसे मैं, अगर मुझे मौका मिला भी है और मैंने करके किया भी है, और आगे भी अगर मुझे राजनीति में मौका मिलता है, जनता का प्यार मिलता है, तो निश्चित मैं काम करना चाहूँगी, और उस रूप में करना चाहूँगी जिससे पूरे ह्यूमैनिटी का, सभी का फ़ायदा हो। जेजेपी की अगर मैं बात करूँ राजस्थान में, जो कमाल हरियाणा के अंदर किया है उन्होंने, क्या आप क्या देखते हैं यहाँ पे आपका जो नेतृत्व है वो किस रूप में आप इसे देख रहे हैं, और 2023 की विधानसभा चुनाव में जेजेपी को आप कितना मजबूत देखते हैं, कितनी सीटों प्राप्त है? देखिए, जब मैंने जेजेपी ज्वाइन करी तो निश्चित है कि सबकी नज़रें गड़ी हुई है कि भी कैसी पार्टी है, क्या इनकी आइडियोलॉजीज़ है, क्या ये करना चाहते हैं, हरियाणा में क्या कर रहे हैं। तो बहुत सारे सवाल जो है मेरे तक भी आते हैं। तो इसके बारे में मैं निश्चित ये कहना चाहूँगी कि जेजेपी एज अ पार्टी संगठित मजबूत है, और दूसरी बात जो आइडियोलॉजीज़ हैं जेजेपी की और उनके लीडर्स की, तो एक थोड़ा सा मैं कहूँगी कि जब तक हम एक नया कुछ करके आगे नहीं बढ़ेंगे, जैसे कि भी मैंने कहा इनोवेशन होना बहुत ज़रूरी है, तो एक इनोवेटिव न्यू पार्टी आज राजस्थान में एंटर हुई है। और क्योंकि हरियाणा में ऑलरेडी आपने देखा है वो काम कर रहे हैं, तो जो कार्यक्रम हरियाणा में लागू हुए हैं, जैसे कि
एक दुष्यंत जी का एक बहुत बड़ी सोच थी, जहाँ देवालय वहाँ पुस्तकालय। और अभी मैं कुछ दिन पहले 3-4 दिन पहले खन्नाल जाके आई थी, वहाँ मैंने ये उनका प्रोजेक्ट देखा था, जहाँ देवालय वहाँ पुस्तकालय। तो जो तेजाजी महाराज का वो जन्मस्थली है और वहाँ पर एक भव्य मंदिर भी वहाँ निर्माण हो रहा है, तो वहाँ उन्होंने एक पुस्तकालय खोला है, जहाँ पे वहाँ बच्चे पढ़ाई करते हैं और वहाँ पढ़ाई की तैयारी भी करते हैं। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। वैसे भी कनेक्टेड चीज़ें हैं कि स्पिरिचुअलिटी के साथ में हम अगर स्टडी को जोड़ते हैं तो वही बहुत बड़ा और सारा देख रेख उनके उसमें हो रहा है। एक ये बहुत इनोवेटिव सोच है और वही चीज़ हम यहाँ राजस्थान में लागू करेंगे। दूसरी बात किसानों को लेकर है, और आप देख रहे हैं कि जो आज कोई भी मुद्दा होता है किसानों को लेकर, खिलाड़ियों को लेकर, युवाओं को लेकर, कहीं ना कहीं हरियाणा पहले आता है। तो आप देखिए खेल में भी हरियाणा बहुत अग्रहीन है, और जो किसानों के लिए जो योजनाएं लागू हुई है वो भी हमारे से बेहतर है और आगे हैं। और जो युवाओं के लिए वहाँ पर रोज़गार की जो योजना है वो भी बेहतरीन है। और वहाँ पर जो आप देख रहे हैं महिलाओं को लेकर स्पेशली जो पंचायतें हैं, हरियाली पंचायतें हैं जो उन्होंने शुरू की है, जहाँ महिलाओं की सेल्फ हेल्प ग्रुप से और महिलाओं को रोज़गार देने की बात हो रही है। में अभी तो ये शुरुआत है, आगे और उनको काम करना है। तो बहुत सारी योजनाएं और जो उनकी आइडियोलॉजी, एक नई सोच को लेकर, युवाओं को साथ में लेकर और एक इनोवेटिव सोच को लेकर जो वहाँ बढ़ रहे हैं, तो वही चीज़ें हम राजस्थान में यहाँ की परिस्थितियों को लेकर उसमें थोड़ी बहुत अगर चेंजेस करनी पड़ी तो वो यहाँ की, क्योंकि भौगोलिक स्थिति और कल्चरली वो भी चीज़ें देखनी होंगी, तो उसमें हम मदद करेंगे और हिसाब से मैं काम करूँगी तो उससे बेहतरीन करूँगी और भी समय के अनुसार। जेजेपी के अगर यहाँ शीर्ष नेता की बात करें, प्रतीक महरिया जी हैं, वो भी अगर मैं बैकग्राउंड की बात करूँ, कांग्रेस से जुड़े हुए, बीजेपी भाजपा से जुड़े हुए लोगों से निकल कर फिर जेजेपी का दामन थामा है। आपने भी अभी कांग्रेस से आपका रिलेशन रहा, उसके बाद में आपने जेजेपी का, तो क्या मैम इन पार्टीज़ में क्या कमियां आप देखने लगे? क्या वो चीज़ें आपको नहीं मिली जो आप जेजेपी में आके करना है? देखिए क्या होता है ना, कई बार आप चल रहे हो और बहुत सारी चीज़ें एकदम स्टैग्नेंट हो जाती है। जी एकदम स्टैग्नेंट हो जाती है और फिर आप उससे आगे कदम नहीं बढ़ा पाते। और हर कदम पे अगर आपको संघर्ष ही करना पड़े, आप जिस पार्टी में हो या जिस संगठन में हो, तो फिर उसका औचित्य क्या है कि हर स्पेशली महिलाओं के लिए, क्योंकि आपको तो संघर्ष तो लोगों के लिए करना है। जी तो अगर लीडर ही संघर्ष करने लग जाए तो उनको वक्त ही कब मिलेगा कि उनको जो फॉलो कर रहे हैं उनके लिए काम करें। तो कहीं ना कहीं एक ब्लॉकेज जब आ जाता है ना, देन यू हैव टू जंप द फेंस, बिकॉज समय नहीं है, समय का कोई वक्त का कोई भरोसा नहीं है और कब तक आप वेट करते रहोगे। तो और जब आपके पास एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आ जाती है समय पर, तो आई थिंक यू शुड टेक अप दैट अपॉर्चुनिटी, और वो मैंने किया। जैसे कि आप बता रहे कि परिवर्तन जो है वो समय की मांग है और परिवर्तन जरूरी भी होता है। जिस तरीके प्रकृति करती है तो हम तो उसके एक मोहरे हैं। मैम अगर मैं बात करूं जेजेपी की, स्पेशली लोग टैग्स लगा देते हैं कि ओनली जातिवाद को लेकर एग्रेसिव, जातिवाद को बढ़ावा दे रही है। मैं यहाँ पे आपकी जानकारी में जेजेपी में कौन से, क्या सब लोगों को मौका मिलेगा? सभी जातियों से कोई भी आ सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, आप हमारा संगठन देखिए, हरियाणा में देखिए, राजस्थान में देखिए, सभी वर्गों के लोग हैं और जो पदाधिकारी भी बने हैं माइनॉरिटी का वो भी है और महिला भी है और युवा भी है, सभी को मौका दिया गया। एंड एक सोशल इंजीनियरिंग के तहत सबको साथ लिया जाएगा और सबको मौका मिलेगा और जो बेहतर काम करेंगे उनको और आगे बढ़ाएंगे। कुछ ऐसी परिस्थितियाँ पार्टी के सामने पैदा हो गई जिसकी वजह से ये डिसीजन उनको लेना पड़ा और एक जेजेपी जननायक जनता पार्टी फॉर्म हुई 2018 में। उसके बाद आप देखिएगा जो ग्रोथ है, जो प्रोग्रेस है, वो बहुत स्पीड रहा है और उन्होंने वहाँ सरकार में कम से कम 10 MLA वो जीत के आए हैं, उप मुख्यमंत्री वो बने हैं और उसके बाद राजस्थान में उन्होंने एंटर की है। तो उसी स्पीड के साथ यहाँ भी कार्य होंगे और फिर उन्होंने जो संगठन तैयार किया है राजस्थान में, एंड दे हैव चोजन वेरी गुड पीपल, बहुत अच्छे लोगों को उन्होंने अपने संगठन में शामिल किया है। तो मुझे उम्मीद है कि संगठित होकर हम सब आगे बढ़ेंगे तो एक अच्छा एक रिजल्ट हम राजस्थान को देंगे। बहुत सारे बच्चे और लड़कियां स्पेशली आपको जो फॉलो करते हैं या फिर जो भी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो इस बार फर्स्ट बार वोट करेंगे,
उनके लिए बड़ा उत्सुक हम उससे होता है कि वो डेमोक्रेसी में पहली बार एंटर कर रहे हैं, उन सब के लिए क्या मैसेज है, किस दिशा में जाए? जी, ये बहुत ही अच्छा सवाल मुझे आपका लगा, क्योंकि एज अ लीडर मैं ये हमारी जिम्मेदारी होती है युवा वर्ग को एक दिशा देने की, और स्पेशली गर्ल्स को, क्योंकि जो मेरी बहनें हैं, मेरी बेटियां हैं, जो पहली बार अपना मत का प्रयोग करेंगी, दान करेंगी। मत एक दान ही होता है। तो मैं तो यही कहूँगी कि आपका जो मत है, आपकी जो सोच है, आपका जो विचार है और आपका जो अधिकार है, उसको बहुत सोच समझकर आप इस देश के निर्माण में दान कीजिए। आप उन्हीं को वोट दीजिए जिसके बारे में आप श्योर हो कि यही मेरा लीडर बनने लायक है, उन्हीं को आप वोट दीजिए। अगर दातारामगढ़ के अंदर वीरेंद्र जी आपके सामने होते हैं तो क्या क्या कैसा रहेगा वो माहौल? क्या इमोशनली भी आप टच है, सब सारी चीजें हो जाएंगी? और दूसरी चीज, लोग ये भी पूछते हैं कि रीटा जी ने ऐसा क्यों किया, साथ में चुनाव लड़ लेते दोनों मिलकर, क्या आपस में बनती नहीं है क्या? तो क्या वीरेंद्र जी जब सामने होंगे तो आप उन्हें किस चुनौती के रूप में देखते हैं, और चुनाव जो लड़ेंगे उस टाइम में क्या फील्स होगा आपका? देखिए, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में है पहली बात तो, और इस देश में सबको अधिकार है वो चुनाव लड़ें, और ऐसा ही कुछ निर्णय मैंने चुनाव लड़ने का लिया है जी। और समय सही है, और आगे क्या होता है, भविष्य में कौन आता है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज दावेदारी करती है, कौन से कैंडिडेट्स एक दूसरे के सामने आते हैं, वो तो अभी समय है और आगे ही पता चल पाएगा। और कुछ परिस्थितियां ऐसे बन भी जाती हैं तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन वास्तव में ये सवाल अभी भी थोड़ा अधूरा रह गया कि अगर अब सामने वीरेंद्र जी आते हैं तो क्या रीटा जी उसी वे में लड़ेंगी, उसी अगर जैसे सामने अगर अदर पार्टी है और वीरेंद्र जी है, तो क्या क्या डिफरेंट होगा? क्या डिफरेंट होगा या फिर लड़ा वैसे ही जाएगा जैसे अभी आप जिस तरीके के मूड में हो, जिस तरीके से फाइट के मूड में हो? ये फाइट नहीं है। ऑब्वियसली चुनाव है, सामने दो चुनाव है। हाँ। ये तो हम जनता के, तो ये तो फिर घर में लड़ाई वाली जैसी चीजें होगी कि यार घर एक हस्बैंड है, एक तरफ वाइफ है। हाँ। लोग किसको सपोर्ट करेंगे? अब ये तो आप एक बार फील्ड में जाइए, लोगों से पूछिए, वही आपको बेहतर बता पाएंगे कि भाई को किन को सपोर्ट करना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं। मैं आपसे यही सुना था मुझे कि सपोर्ट वो किसको करेंगे, जनता पे, ये आप लोगों पे है। और रीटा जी का जो व्यक्तित्व हमने आज तक देखा है उससे आप कितने प्रभावित हैं? और सबसे जरूरी चीज जो अभी मैडम ने बताई लास्ट में कि जो लड़कियां हैं, जो स्पेशली जब मैं स्कूल टाइम से था तो मेरी बहनें कहती थी हम रीटा जी को जैसे बननी है, रीटा जी जैसा बनना है, तो इनके जैसे जो पंक्चुअल होना है टाइम को लेकर, ये सारी चीजें आप बहुत सारी इनसे सीख सकते हैं। और इंटरव्यू के अंदर आपको कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी, इसको आप कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर करें। और साथ साथ में जेजेपी को यहाँ राजस्थान भर में आप कितना मजबूत देखते हैं, इस पर भी आप अपनी राय जरूर रखें। रीटा जी जैसे यहाँ पे कैंडिडेट आ रहे हैं, यूथ कैंडिडेट जो है वो जेजेपी के अंदर है, तो क्या आप मानते हैं कि ये जो मेरिकल जो हरियाणा के अंदर हुआ है, हालांकि मेरिकल नहीं, उसके पीछे बहुत मेहनत होती है, और जैसे रीटा जी ने काफी टाइम से इस चीज को स्टडी किया होगा, और उसके बाद में आपने जब इसको ज्वाइन किया है तो इसका मतलब आपने देखा है, क्वालिटीज देखी है, तो क्या वो मेरिकल यहाँ पे राजस्थान में हो पाएगा? जेजेपी यहाँ कितनी स्ट्रॉन्ग है? और स्पेशली मैं दातारामगढ़ सीट से बात करूँ, रीटा जी को आप कितना मजबूत देखते हैं? और आपके बहुत सारे क्वेश्चन का जवाब आपको मिल गया होगा, क्योंकि मैंने जब ये इंटरव्यू मैंने आया था कि रीटा जी से हमें करना है, तो मेरे पास बहुत सारे लोगों को ऐसे कहा कि ये सवाल जरूर पूछना वीरेंद्र जी वाला, तो आपको इसका भी आपको आंसर मिल गया होगा। और अब डिपेंड है कि आप किसे पसंद करते हैं। दातारामगढ़ में जो मुद्दे जो लेके मैम आ रही हैं, इनका जो इनिशिएटिव है उसे आप कितना सपोर्ट करते हैं, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मीट विद सून इन नेक्स्ट वीडियो।